आज चर्चा करेंगे चेंजेस इन आईटीआर फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो इस साल के आईटीआर फाइलिंग को अफेक्ट करेंगे और आईटीआर में भरने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा आईटीआर फॉर्म यूज करना चाहिए। जो लोग सॉफ्टवेयर से भरते हैं उनको तो फिर एक सुविधा रहती है कि सॉफ्टवेयर फॉर्म का सिलेक्शन कर देता है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट यूटिलिटी से भरते हैं उनको भी और सॉफ्टवेयर भरने वालों को भी पता होना चाहिए कि सही आईटीआर फॉर्म उनके लिए कौन सा है या उनके एसएससी के लिए कौन सा है। सबसे पहले बात करेंगे आईटीआर 1 की। आईटीआर 1 ऐसे इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं, ओनली रेजिडेंट वो है और सैलरीड इनकम है या फैमिली पेंशन है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है और उस हेड में कोई लॉस नहीं है ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, इस साल कोई लॉस कंप्यूट नहीं हो रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेस सोर्सेज नहीं है और लॉस भी नहीं है अंडर दैट। इस बार विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स भी जो है वो टैक्सेबल कर दिया गया था, लेकिन इस फॉर्म में शायद उसको एक्सक्लूड करना गवर्नमेंट का रह गया है। लेकिन सेफ साइड अगर इस आईटीआर को यूज़ ना करें जहाँ ऑनलाइन गेम्स से इनकम या लॉस है तो वो बेटर रहेगा। लॉस है तो वैसे ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इनकम है तो भी ना करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इस फॉर्म में उस चीज़ को गवर्नमेंट ओमिट कर गई है रूल 12 में उससे रिलेटेड अमेंडमेंट करने में। नेक्स्ट, जो यूज नहीं कर सकते आईटीआर 1 वो कौन है? जिनके पास कोई भी फॉरेन में एसेट है, साइनिंग अथॉरिटी है कोई फॉरेन में अकाउंट में, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, जिनकी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया है, जिनकी इनकम पोर्टगोई सिविल कोड के हिसाब से अपोर्शन होनी है, जो 57 सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अदर देन द फैमिली पेंशन का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर कोई आदमी किसी फर्म कंपनी में डायरेक्टर है, अगर उसके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ध्यान रखें कि अगर आपके पास ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जो लिस्टेड है लेकिन अब अनलिस्टेड हो गई, डीलिस्ट हो गई, और तो वो भी अनलिस्टेड में गिनी जाएगी। और अगर उसके शेयर्स हैं तो आप आईटीआर 3, 4, आईटीआर 1 भी नहीं भर सकते, 4 भी नहीं भर सकते। अगर क्लबिंग हो रहा है इनकम में और टैक्स किसी और के नाम में कट गया तो आप नहीं भर सकते। अगर आप डबल टैक्सेशन रिलीफ सेक्शन 90 ए या डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 क्लेम कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, यदि इनकम टैक्सेबल है बीबीडीए में, बीबीडीए जो है वो आपका डिविडेंड का है, डिविडेंड ऑलरेडी टैक्स हो चुका है तो अब इसमें ये रिलेवेंट नहीं रहा। अगर कोई इनकम 115 बीबीई में जो है आपकी टैक्सेबल है, अगर आपका टैक्स कट गया है 194 एन में जो कैश विड्रॉल वाला है, और अगर आपने कोई पेमेंट और डिडक्शन डेफर्ड टैक्सेशन का जो ईसोप के केस में मिलता है वो आपका टीडीएस उसमें कटा है। तो आईटीआर 2 जो इंडिविजुअल ऊपर के इंडिविजुअल से अलावा है वो आईटीआर 2 यूज कर सकते हैं और एचयूएफ भी यूज कर सकते हैं, प्लस बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 4 इंडिविजुअल और एचयूएफ जो रेजिडेंट इन इंडिया है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, फर्म जो रेजिडेंट इन इंडिया है बट एलएलपी नहीं है, वो आईटीआर 4 यूज कर सकते हैं और आईटीआर 4 में 44डी, 44डी, 44ए की इनकम को शो कर सकते हैं। आईटीआर 4 में भी कौन यूज नहीं कर सकता है? वही एसेट जिनकी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, साइनिंग अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया है, डायरेक्टर है, वही सारे पैरामीटर्स हैं। बस इसमें एक ही है कि मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। लॉस का इसमें चक्कर नहीं है, लेकिन किसी भी हेड में लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। बाकी सारी कंडीशंस आईटीआर 1 वाली हैं। नेक्स्ट आईटीआर 3 जिसका बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44डी में नहीं जा रहे हैं, और जिनकी पर्सन की कैपिटल गेन की इनकम है उनको भी आईटीआर, अगर प्रिजम्पटिव में जा रहे हैं तो भी उनको आईटीआर 3 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि
उनको इसलिए आईटीआर 3 यूज करना पड़ेगा कि आईटीआर 4 में कैपिटल गेन का शेड्यूल ही नहीं है। आईटीआर 5 सारे लोग फर्म, एलएलपी, एओपी, एजेपी जो नॉर्मल रिटर्न भर रहे हैं बैलेंस शीट के साथ वो यूज कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, इवन अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को भी, जो ट्रस्ट इनकम टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी यही फॉर्म यूज करना पड़ेगा। वैसे लीगली आईटीआर 7 यूज होना चाहिए, लेकिन आईटीआर 7 अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को फाइल करने नहीं देते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते हैं, तो रिटर्न फाइल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आईटीआर 6 कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। आईटीआर 7 जो भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, उनके लिए है, और जो सेक्शन 8 कंपनी है उनके लिए है। वेरिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। जो इंडिविजुअल अचीव टैक्स ऑडिट के लायबल है, वो चाहे तो डिजिटल सिग्नेचर से और चाहे तो आपके से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। और जिनकी इंडिविजुअल अचीव की 80 साल से ज़्यादा की एज है, वो अपना रिटर्न सहज आईटीआर 4 बगैर उसके कर सकते हैं डिजिटल के। और अन्य अदर केस में भी इसको अलाउ कर दिया है अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस जो आईटीआर फॉर्म में हुए हैं इस साल। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 असेसमेंट 24-25 से न्यू टैक्स रिजिम जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। अगर आप कोई रिजिम चूज नहीं करेंगे तो आपका असेसमेंट डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से हो जाएगा। जिन लोगों को ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना है उनको इसका ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है तो फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले। तो अगर आपकी ड्यू डेट ऑफ आईटीआर 31 जुलाई है तो आपको अभी भरना पड़ेगा 31 जुलाई से उससे पहले 10 IEA। और अगर आपका ऑडिट का केस है 31 अक्टूबर से पहले। कई केसेस में ऑडिट होती है, लेकिन डिपार्टमेंट का व्यू आजकल ये भी आता है कि ऑडिट की जरूरत नहीं थी, तो बेटर है ऑडिट वाले भी 31 जुलाई से पहले 10 IEA भर दें ताकि उनको न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट मिल जाए। जो लोग सैलरीड इनकम है या जिनका आईटीआर 3 या आईटीआर 5 नहीं जाना है, जिनका आईटीआर 1, 2 जाना है, सैलरीड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, उनको अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना है तो 31 जुलाई या उससे पहले आईटीआर भरनी पड़ेगी। अगर उन्होंने आईटीआर नहीं भरी, उनको कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई फॉर्म I10 IEA नहीं भरना है। अगर उन्होंने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरी तो उसके बाद उनका असेसमेंट न्यू टैक्स रिजिम में होगा, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजिम को सेलेक्ट कर लें रिटर्न भरते समय। रिसिप्ट इन कैश। फाइनेंस एक्ट 2023 से एक अमेंडमेंट आया था कि जिन लोगों का 44AD लागू होता है, वो लोग का टर्नओवर अगर 3 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक तो सभी के लिए है, 3 करोड़ तक है तो भी वो 44AD में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी टोटल रिसिप्ट का 5% ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से 44AD में आया था कि 50 लाख तक तो सभी के लिए है, अगर 50 लाख से ऊपर है 75 लाख तक भी जा सकते हैं डीम्ड इनकम स्कीम में, प्रोवाइडेड उनका भी कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा टोटल रिसिप्ट का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक रिसिप्ट इन कैश का कॉलम आईटीआर 3, 4, 5 में जोड़ दिया गया है ताकि ये गवर्नमेंट को पता लगे कि 5% से ज्यादा तो नहीं जा रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर हम बात कर चुके हैं। ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। इस साल के आईटीआर में आपको एक नई डिटेल मांगी गई है हर आईटीआर में कि आपकी ड्यू डेट क्या है। तो वो ड्यू डेट ऑफ आईटीआर आपको देना पड़ेगा। 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है या 30 नवंबर है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। आरबीआई का एक रूल है कि 50 करोड़ से ज्यादा सिंगल पेमेंट ट्रांजैक्शन है तो रेमिटर एंड बेनिफिशियरी को जो है LEI इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जिनका 50 करोड़ से ज्यादा का रिफंड है तो LEI नंबर उनको यहाँ भरना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट में वो रीजनल नॉर्मल क्वेश्चंस तो है ही है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, आपका जो टोटल रिसिप्ट का 5% से ज़्यादा कैश में है, टोटल एक्सपेंडिचर का 5% ज़्यादा कैश में है या नहीं है। ये 3 क्वेश्चन तो ही है।
दो अब नए डिस्क्लोजर मांगे गए हैं कि आपने अगर ऑडिट करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं? क्या आपका टर्नओवर 44 एबी की लिमिट से ज़्यादा है, या आप 44 एडी एडीए एई बीबी की अकॉर्डिंग अपना इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, या कोई और कारण है? तो इसका आपको यहाँ भरना पड़ेगा। या एक इशू ये आता है कि 44 एडी में एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने अडॉप्ट कर लिया 44 एडी और उसके बाद वो ऑप्ट आउट करता है, तो मैंडेट ये है कि फिर उसको 5 साल तक वो 44 एडी नहीं ले सकता और उसको कंपल्सरी ऑडिट कराना होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट रेट, प्रोवाइडेड उसकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो। तो 5 साल तक ऑडिट होगा, चाहे ऑडिट टर्नओवर कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट रेट कुछ भी हो। लेकिन जिसने कभी अडॉप्ट ही नहीं किया, उसमें बारे में ये व्यू है कि चूँकि वो कभी एंटर ही नहीं हुआ स्कीम में, तो उसको ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है अगर 1 करोड़ से कम टर्नओवर और 8% से कम वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन ये जो इन्होंने कॉलम बनाया, ये कह रहे हैं कि भाई आपका 44 एडी सब पे लगता है। 44 एडी का सबसेक्शन 1 जो है वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी सेक्शन है। वो कहता है कि अगर आपकी इनकम बिजनेस से है तो आपको 8% या 6% डिक्लेयर करना है। उसका ऑप्ट आउट का कोई स्कीम नहीं दिया गया है। तो इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको ऑडिट कराना चाहिए, ये ऐसा प्रतीत इससे हो रहा है। टैक्स ऑडिट में अब आपको, अभी तक तो आप ऑडिटर की डिटेल तो दे ही रहे थे, पैन नंबर, उसका नेम ऑफ ऑडिटर, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट। अब आपको ये भी देना है कि यूडिन नंबर क्या है, और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के बाद, उसका नंबर भी यहाँ देना पड़ेगा। सिमिलर डिटेल आपको ट्रस्ट के केस में, ट्रस्ट ऑडिट में भी देना पड़ेगा। एमएसएमई पेमेंट्स, फाइनेंस एक्ट 2023 ने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया था, क्लॉज एच डाला था 43 बी में कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको पेमेंट एक निश्चित समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए, जो कि मैक्सिमम 45 दिन है। वो हालांकि आपके एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 45 दिन है। अगर एग्रीमेंट है तो इस पर एग्रीमेंट 7 दिन का है, 3 दिन का है, 2 दिन का है, इमीजिएट है, या 15 दिन का है, वॉट एवर जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, या फिर नहीं तो मैक्सिमम 45 दिन। अगर नहीं होगा तो वो पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा, और भले ही आप ईयर एंड होने के बाद ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले भी पेमेंट कर देंगे तो भी वो डिसअलाउ ही रहेगा। वो जिस साल में पेमेंट करेंगे उस साल, मतलब 23-24 फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट अगर रह गया और 45 दिन निकल गए और फिर आपने किया, तो अब वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जब रिटर्न भरेंगे उसमें वो अलाउ हो जाएगा, 23-24 में डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मांगी है शेड्यूल ए ओ आई, जो अदर इन्फॉर्मेशन है कि जो पेमेंट पेबल रह गया है उस अमाउंट को यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लोग पैसा जमा करते हैं अगर कैपिटल गेन को का एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो। अभी तक जो डिटेल मांगी जा रही थी उसके अलावा कुछ नई डिटेल मांगी गई है कि सीजीएस में आपने डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है। अभी तक आपको ये देना था कि अमाउंट सीजीएस में डिपॉजिटेड कितना है, अब आपको ये अकाउंट नंबर और ये सब देना पड़ेगा। ऑनलाइन विनिंग्स 194 115 बीबीजे में आ ही गया है टैक्सेबिलिटी में, तो इसके लिए सारे शेड्यूल जोड़ दिए गए हैं, सारे रिटर्न्स के अंदर 2, 3, 5, 6 सब में जोड़ दिया गया है। शेड्यूल ओएस में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इशू उठा था लास्ट ईयर, बहुत नोटिस भी आए थे, फर्जी पॉलिटिकल डोनेशंस पकड़े भी गए थे। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसमें नई डिटेल्स भी मांगी गई है कि आपने डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन आपने कैश में किया है, अदर मोड से किया, कब इसमें एलिजिबल अमाउंट कितना है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर अगर आपने यूपीआई से किया, चेक नंबर अगर आपने चेक से किया, आईएफएससी कोड क्या है बैंक का, तो ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। डेफर्ड ईसोप जो टैक्सेशन है कि जब ईसोप में क्या होता है, ईसोप अलॉट हो जाता था तो टैक्स हो जाता था, पैसे तो आए नहीं, शेयर तो बेचे नहीं, सिर्फ ईसोप ही रहा, तो उसके लिए डिमांड थी कि इसका टैक्सेशन डेफर किया जाए, तो डेफर किया गया। जब बेचेंगे, जब टैक्स देना है, तो उस डेफरमेंट के लिए आपसे पहले भी इसका शेड्यूल आ चुका है जब से अमेंडमेंट आई है। अब इसके अंदर आपको और चीज मांगी गई है कि एम्प्लॉयर का नाम, पैन नंबर क्या है, और डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। 80U, अगर कोई आदमी खुद ही जो है डिसेबल है, परमानेंट डिसेबल है या टेम्परेरी डिसेबल है, परमानेंट डिसेबल है या सीवियर डिसेबल है, तो 75,000 या 1,25,000 उसका डिडक्शन उसको मिलता है। सीवियर में 1,25,000 और नॉर्मल में 75,000।
तो किसी वजह से तो पहले इसमें फॉर्म 10I भरना होता था, वो फॉर्म कंपलसरी है, वो भरना होता था, रिटर्न के साथ लगता था। लेकिन जब से ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तब से वो फॉर्म जाना बंद हो गया है। तो अब इन्होंने नियम बदल दिया, फॉर्म 10IA को ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया गया है। तो इस साल आपको पहले फॉर्म 10IA भरना है अगर एटीयू में डिडक्शन क्लेम करना है, और फिर एटीयू के शेड्यूल में आके नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IA, एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूनिट नंबर सब यहाँ पे देना है। एटीडीडी में अगर आपका कोई फैमिली पर्सन है जिसका आप इलाज पे आप खर्चा करते हैं, तो वही 75,000 और 1,25,000 का डिडक्शन आपको मिलता है। यहाँ भी 10IA भरना होता है, इसमें भी वही डिटेल सारी आपको देनी पड़ेगी। आईएफएससी में यूनिट से जो है डिविडेंड इनकम यूनिट इन आईएफएससी से अगर कोई डिविडेंड इनकम आपको हुई है तो उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 10% कर दिया गया है, 20% से घटा करके। तो इसके रिलेटेड इनकॉर्पोरेशन चेंज अमेंडमेंट शेड्यूल ओएस में कर दिया गया है। बोनस अंडर एलआईसी, अगर कोई एलआईसी पॉलिसी के अंदर बोनस आता है तो 5 लाख से ज़्यादा की हाई वैल्यू इंश्योर्ड पॉलिसीज है, उस पर ये टैक्स लगाया गया है फाइनेंस एक्ट 23 के द्वारा। तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी का ये डिस्क्लोजर जो है यहाँ पे मांग लिया गया है। हालांकि 1/4/23 के बाद जो पॉलिसीज इशू हुई है उन पर ही नए प्रोविजन लागू हो रहे हैं, तो अभी तो ऐसा कोई केस आएगा नहीं इस साल करंट ईयर में जिसमें बोनस मिल रहा होगा। 1/4/23 के बाद जो पॉलिसी इशू हुई है उसी के अंदर। बिजनेस ट्रस्ट से कोई इनकम अगर आपको रिपोर्ट हो रही है डिविडेंड फॉर्म में, तो आईटीआर फॉर्म में अमेंड करके उसके डिस्क्लोजर्स मांग लिए गए हैं। बैंक अकाउंट्स के बारे में बहुत जोरदार रिक्वायरमेंट अब क्लियर कट लिख भी दिया है, सारे बैंक अकाउंट आपको देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट बैंक अकाउंट को छोड़ के। इस बात को अपने एसएससीज को आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट चाहिए है, टैक्स एडवोकेट है, तो कि भाई सारे बैंक अकाउंट लो। एसएससी देना नहीं चाहता है सारे बैंक अकाउंट की डिटेल, लेकिन अगर वो डिटेल हाइड करेगा तो उसका नुकसान उसी को होगा और आगे चल के परेशानी उसी को होगी। जो भी न्यू टैक्स रिजिम में जाएंगे, उनका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कोई पड़ा होगा तो वो अलाउ नहीं होगा, तो वो वापस से ऐड करना पड़ेगा। जो स्टार्टअप का डिडक्शन क्लेम कर रही है एटीआईएसी में, उनको अपना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट नंबर जो उनको वहाँ से मिला है डीपीआईआईटी से, इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल बोर्ड से, फर्स्ट असेसमेंट जब डिडक्शन क्लेम किया था और अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम करंट ईयर में, ये सारी डिटेल उनको देनी पड़ेगी। एटीएलए में भी सिमिलर डिटेल्स देनी पड़ेगी, टाइप ऑफ एंटिटी, टाइप ऑफ यूनिट वगैरह ये सब देना पड़ेगा। एमएसएमई स्टेटस, आईटीआर 5 और 6 में जो रिटर्न जाएंगे उनको सबको अपना एमएसएमई स्टेटस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जो उद्यम का है वो भी देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए न्यू टैक्स रिजीम आया था 115BAE के रूप में, तो उनको यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है, उसमें वो अपनी डिटेल भर सकते हैं। कैपिटल गेन पर हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं अदर डिटेल्स पर। अदर डिटेल्स में हम लेंगे डायरेक्टरशिप, आपकी शेड्यूल एफए और आपका अनलिस्टेड शेयर्स। सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्टरशिप। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, कंपनी का पैन नंबर और अपना डिन नंबर, कंपनी का नाम, टाइप ऑफ कंपनी, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। शेयर्स लिस्टेड है यानी कंपनी के, ये भी बताएंगे। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको पैन और डिन नंबर देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर हैं और उसके पास पैन नंबर है तो फिर आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉरेन कंपनी चूज करके और अपना डिस्क्लोजर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है जो डायरेक्टर है केवल फॉरेन कंपनी में और जिससे कोई इनकम नहीं है इंडिया में, कोई इनकम डीम टू एक्रो राइज नहीं है इंडिया में, इनकम रिसीव नहीं है, तो उसको नेगेटिव उत्तर करना है और कोई डिटेल नहीं देनी है। लेकिन एक नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर डायरेक्टर डोमेस्टिक कंपनी में भी है, फॉरेन कंपनी में भी है। ऐसी फॉरेन कंपनी जिसकी कोई इनकम नहीं है, इनकम डीम टू एक्रो राइज नहीं है, तो उसको फॉरेन कंपनी की डिटेल नहीं देनी है, केवल डोमेस्टिक कंपनी की डिटेल्स देनी है। रेजिडेंट टैक्स पेयर को सारी डायरेक्टरशिप्स डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी में भी हो। अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में आपको नाम, टाइप ऑफ कंपनी, पैन ऑफ कंपनी, ओपनिंग बैलेंस,
शेयर्स एक्वायर्ड, अगर पेन नहीं है अवेलेबल तो एन 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 4 बार 0 और फिर एन। शेयर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये सब आपको भरना है। वो पहले बात कर चुका, अगर कोई कंपनी लिस्टेड थी और अभी डीलिस्ट हो गई, इवन एक कंपनी लिस्ट थी, डीलिस्ट हुई, वापस रीलिस्ट हो गई ड्यूरिंग द ईयर, तो कुछ पीरियड के लिए आपके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स रहे तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपको अनलिस्टेड कंपनी के शेयर गिफ्ट में आए हैं, विल में आए, अमलगमेशन में आए हैं, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन सब नील लिखेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। गिफ्ट किए हैं तो नील लिखेंगे, और गिफ्ट में आए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लिखेंगे, गिफ्ट किए हैं तो सेल कंसिडरेशन नील लिखेंगे। अगर अनलिस्टेड फॉरेन कंपनी में भी कोई आपके पास शेयर्स है तो उसकी डिटेल शेड्यूल एफ में तो देनी है, यहाँ भी देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह देंगे। स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में रखे हुए अनलिस्टेड शेयर्स तो भी आपको डिटेल देनी है। कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटीज के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो वो तो अनलिस्टेड ही होती हैं, तो उसको यहाँ देने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई कंपनी नहीं है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। शेड्यूल एफ इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपके पास कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट है, फॉरेन में एसेट है, एक या एक से ज़्यादा है, फॉरेन में बैंक अकाउंट है, उसकी यहाँ पे डिटेल्स, फॉरेन के एसेट की डिटेल्स, जो भी रेजिडेंट एसेसीज हैं उनको देनी है। अगर नहीं देंगे तो ब्लैक मनी लॉ इन्वोक हो जाएगा और वहाँ नॉन डिस्क्लोजर की पेनल्टी सिर्फ 10 लाख रुपए है प्रति डिफॉल्ट। तो इसको बहुत ध्यान रखना है। एसएससी से पूछते हैं, वो बोलता है मेरे तो कोई फॉरेन में एसेट है नहीं, बाद में नोटिस आता है तो पता चलता है फॉरेन में डिपॉजिटरी अकाउंट खोल रखा है, फॉरेन में बैंक अकाउंट खोल रखा है, फॉरेन गए थे जब वहाँ बैंक अकाउंट खोल के आ गए थे, उसमें पैसे छोड़ के आ गए थे, वो पैसे आज भी पड़े हुए हैं, वो पैसे की वैल्यू एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा है, इंडिया में डिस्क्लोजर होना जरूरी था, नहीं हुआ। तो इसलिए आपको इसमें सारी टेबलें चेक कर लेनी है, फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट्स की डिटेल भरनी है। ऐसे लोग हैं जो आज काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, उनको अमेजन के शेयर्स अलॉट हो जाते हैं यूएस में, उनको ये डिटेल यहाँ भरनी है, चाहे वो रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट है तो। फॉरेन में इक्विटी, डेप्ट, कैश वैल्यू, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और कैपिटल एसेट, ये सारी आपको डिटेल भरनी है। ट्रस्ट अगर आपने कोई क्रिएट कर लिया आउटसाइड इंडिया, बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, दूसरी कंट्रीज में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, तो ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, सेटलर की डिटेल देनी है, और एनी अदर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ए फॉरेन सोर्स। तो अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया हैं तो सारी डिटेल आपको देनी ही पड़ेगी। शेड्यूल एफएसआई में फॉरेन सोर्स से कोई इनकम हुई है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। शेड्यूल एएल एसेट लायबिलिटी, जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है उनको अपनी सारी एसेट्स यहाँ पे भरनी है। अदर देन अगर वो ITR 3 भर रहे हैं और उन्होंने प्रोप्राइटरशिप में जो एसेट्स की डिटेल भर दी है वहाँ पे बैलेंस शीट में, उसको छोड़ के, और अगर ITR 3 नहीं भर रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं भर रहे हैं, तो उनको सारी एसेट्स की वैल्यू यहाँ लिखनी है। उसमें सारी एसेट्स आपको लिखनी है, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, कैश इन हैंड, मूवेबल एसेट्स, ज्वेलरी, सब आपको बताना। इंटरेस्ट हेल्ड इन द एसेट्स ऑफ ए फर्म और एओपी एज ए पार्टनर और मेंबर, ये आपको सारी चीजें देनी पड़ेगी। अगर कोई चीज आपकी गिफ्ट विल से आपकी एसेट बनी है तो कॉस्ट जो प्रीवियस उन्होंने एक्वायर की थी वो आपको देनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर फेयर वैल्यू जिस डेट को आपको मिली उस दिन। ITR 5 के बारे में बात हो चुकी है। कुछ ITR 7 स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। सबसे पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 13(10) एक डाल दिया गया था कि कुछ वायलेशंस अगर होते थे तो पहले एग्जेम्पशन चली जाती थी। जैसे आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट में 20% से ज़्यादा बिजनेस से आ रहा है, या आपने अकाउंट्स उस तरह से नहीं रखे जिस तरह से रखने चाहिए थे, या आपने बुक्स को ऑडिट नहीं कराया, या रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं करा, तो आपका एग्जेम्पशन चला जाता था। अब एग्जेम्पशन नहीं जाएगा, 13(10) में आपका असेसमेंट होगा और कुछ खर्चे मिलेंगे, कुछ खर्चे नहीं मिलेंगे।
लेकिन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1310 इन्वोक हो क्यों रहा है, उसका रीजन आपको यहाँ देना है कि 215 की वजह से हो रहा है, या 12A1B क्या आपने वो ऑडिट नहीं कराया इसकी वजह से हो रहा है, 12A1B क्या आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा उसकी वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ देनी पड़ेंगी। जो कंडीशंस हैं जो अलाउंस की हैं वो 1310 में लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अलाउंस आपको होगा। इसी तरह से लोन के बारे में एक रेस्ट्रिक्शन आया था, कॉर्पस से रेगुलर एप्लीकेशन नहीं कर सकते, लोन और बोरिंग से रेगुलर एप्लीकेशन नहीं कर सकते, पहले अलाउड था। फाइनेंस एक्ट 21 ने इसको बैन किया। तो इसकी कंडीशंस को रोज चेंज करते जा रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आती है। तो इसमें ये था कि पहले ये था कि जो आप वापस कॉर्पस में पैसा डाल देंगे या वापस लोन में पैसा डाल देंगे तो उस समय हम एप्लीकेशन मान लेंगे, जब आप यूज़ करेंगे तब तक एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेंगे, जब आप डाल देंगे रिप्लेनिश कर देंगे तो हम अलाउ करेंगे। लेकिन रिप्लेनिश करने के समय हम कब अलाउ नहीं करेंगे, इसकी नई कंडीशंस फाइनेंस एक्ट 23 में डाल दी गई थी, उस पर अभी हम डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा 1/4/21 से पहले जो यूटिलाइजेशन हो गई, चूंकि उस वक्त कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो एप्लीकेशन मान ली गई, तो अब उस पैसे को रिप्लेनिश करेंगे तो उसका डिडक्शन दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये रेस्ट्रिक्शन लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये पॉइंट आ गया आपका। एनोनिमस डोनेशंस के अंदर अभी तक ये था कि आपसे पूछा जाता था ग्रॉस अमाउंट कितना है, उसमें से 1 लाख या 5% ऑफ टोटल डोनेशन, दोनों से जो हायर है वो डिडक्ट करके बैलेंस पर 30% टैक्स। अब आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि जो एग्जेम्प्ट है, जो आप कह रहे हो मेरा टैक्सेबल नहीं है, उसकी डिटेल भी आईटीआर में भरनी है। इंटर चैरिटी डोनेशंस के बारे में लास्ट ईयर आया था कि करंट ईयर की इनकम से अगर आप किसी जो है उसको रजिस्टर्ड ट्रस्ट को 12 में या 1024 में कोई भी देते हो डोनेशन, तो 85% की डोनेशन अलाउ करेंगे। उसके लिए एक शेड्यूल है जोड़ दिया गया है, उसमें डिटेल देनी है। और सर्कुलर नंबर 3/2024 में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। शेड्यूल IE1 1046A46B के लिए एक्सटेंड कर दिया है, 1020DBU के लिए हटा लिया है। और फॉर्म 10 की जो जैसे जो पैसा आप खर्च नहीं कर पाते और एक्यूमुलेट करते हैं फ्यूचर के लिए, उसको फॉर्म 10 भरना होता है। ये फॉर्म 10 की जो ड्यू डेट है वो आईटीआर भरने के 2 महीने पहले है। तो जुलाई में जो आईटीआर जारी हुई 31 मई डेट थी, 31 मई को नहीं भरा तो लॉ के हिसाब से आपको एक्यूमुलेशन नहीं मिलेगा। लेकिन सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया था 6/2023, उन्होंने कहा कि अगर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक भी 10 भर दोगे तो हम एक्यूमुलेशन अलाउ कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो अहमदाबाद अर्बन के केस में आया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सर्कुलर लॉ के बाहर जाके इशू किया गया है तो आईटीओ चाहे तो उसको ना माने, तो बेटर है आप ड्यू डेट ऑफ आईटीआर से पहले ही फॉर्म 10 भर दें, जैसे फॉर्म 9A भरते थे। फॉर्म 9A भी भरना है, वो भी 2 महीने पहले भरना है, ये भी 2 महीने पहले भरना है। और अब आपको फॉर्म नंबर 10 की डिटेल भी देनी है कि आपका डेट ऑफ फर्निशिंग क्या है। और जो कोई ऐसे एडिशंस हैं जिनका कोई जगह रिपोर्टिंग का नहीं है तो वो आपको पार्ट BTI में जगह प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स लागू हो रहे हैं इस साल से, उनके ऊपर। अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और आपको 50,000 से ज़्यादा इन एग्रीगेट और डिफरेंट लोगों से मिलते हैं इन एग्रीगेट, तो आपको टैक्स देना है उस अमाउंट के ऊपर करंट ईयर से। यूनिट ऑफ IFSC को कोई डिविडेंड मिलता है दूसरी IFSC से तो एग्जेम्प्ट है, तो उसके लिए 1024 भी डाल दिया है। आई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज वही 5 लाख से ऊपर वाली है, तो वो अभी हमारे काम की नहीं है क्योंकि इस साल ऐसी कोई आपकी पॉलिसी टैक्सेबिलिटी के लिए आने वाली है नहीं। कॉर्पस का रिप्लेनिशमेंट की जो कंडीशंस है जो वहाँ रह गई थी, जिस साल में आपने यूटिलाइजेशन किया, मिस यूटिलाइजेशन किया कॉर्पस का लोन का, उस साल में आपने उस कोई भी अमाउंट जो किस इनकम ऑफ फंड है वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को नहीं दिया था डोनेशन में।
ये एक कंडीशन है। अगर दिया था तो फिर वो रिप्लेनिशमेंट भी आपको अलाउ नहीं मिलेगा। इसी तरह से वहाँ टीडीएस के कोई वायलेशन नहीं हुए थे, 43 के कोई वायलेशन नहीं हुए थे। अगर किए थे तो आपको नहीं मिलेगा। आपकी इनकम जो है उसका कोई भी पार्ट 13(3) के लोगों के बेनिफिट के लिए यूज नहीं हुआ था। एक्सपेंसेस पेबल नहीं रखे थे आपने। भाई आपने क्या किया, कॉर्पस में से पैसा यूज कर लिया और एक्सपेंसेस पेबल रख दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पेबल रख दिया, कॉर्पस में से यूज कर लिया, तो रिप्लेनिशमेंट के समय भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। जिस साल आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस साल में। पाँच साल के अंदर रिप्लेनिशमेंट करना आपको। 1/4/21 से पहले वाली बातें हम कर चुके हैं। इसी तरह से करंट इनकम में से या एक्यूमुलेटेड इनकम में से आप लोग जो है किसी प्रकार का डोनेशन देंगे तो 85% जो है वो आपका वो हो जाएगा, एप्लीकेशन माना जाएगा। 10AA का जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे आईटीआर टाइम पे भरना पड़ेगा 139(1) में। बाकी सारी कंडीशंस तो करीब करीब वही है। ये एक कंडीशन इस साल जोड़ दी है कि आईटीआर टाइम पे भरना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट 28(4) में शुरू से टैक्सेबल था। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं और आपको कोई कंपनी की तरफ से फ्री ट्रिप मिल गई, मेडिकल डॉक्टर्स को बहुत सारी ट्रिप मिलती थी, तो वो सारा टैक्सेबल हो गया है। अब 194(r) में टैक्स भी डिडक्ट होता है। इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैंक ऑडिट पे जा रहे हैं, अगर वो बैंक होटल के बिल और सारे बिल्स डायरेक्ट बैंक के नाम में लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर अपने नाम में लेते हैं और जीएसटी नंबर भी दे देते हैं तो उनके केस में भी वो जो होटल का खर्चा है, वो जो टैक्सी का खर्चा है, वो सारा उनके इनकम में ऐड हो जाएगा। कोई डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इंटरेस्ट देना है तो पेबल नहीं रखना है, पेड कर देना है मार्च से पहले, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। एमएसएमई पेमेंट्स की बात हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। टैक्स ऑडिट में एक अमेंडमेंट है कि 44AD1 में 44AD1 के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। 44AD में 3 करोड़ वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं। 44BB और BBB जो लोग क्लेम कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो क्या करते थे कि जिस साल लॉस होता था उस साल तो नॉर्मल रिटर्न, और जिस साल फायदा होता था उस साल प्रेजेंटिव इनकम में जाके और पिछला लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड उसमें एडजस्ट कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा लॉस कोई अलाउ नहीं होगा और अनदर डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लास्ट ईयर हुआ था कि जो इंटरेस्ट आप हाउसिंग लोन में डिडक्शन क्लेम करते हैं वही इंटरेस्ट को आप जाके कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में जोड़ लेते थे। ऐसा कुछ केस में हुआ था और वो अलाउ भी हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया जो इंटरेस्ट आपने 24B में डिडक्शन क्लेम कर लिया, चाहे लैंड प्रॉपर्टी है चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 80EE में क्लेम कर लिया, वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ऐड नहीं होगा। इसका मतलब जो इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्टेबल नहीं हुआ, न्यू रेजिम में जाएंगे तो नहीं होगा और वैसे भी नहीं होगा, वो इंटरेस्ट आगे जाके आपका जुड़ जाएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। मार्केट लिंक डिवेंचर्स लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट था, चाहे कितने भी महीने हेल्ड किया, 12 महीने, 36 महीने, 24 महीने, हमेशा शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा और उस पर आपका टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसके केस में आपको ये एमएलडी में इस साल अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखना है। एमएलडी अगर इस साल कोई एसएससी बेस्ड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में रिपोर्ट होगा। हाँ, उसके अगेंस्ट में कोई डिडक्शन अगर 54F का आप क्लेम करना चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है 54E से रिलेटेड, जहाँ ये वीएस डेम्पो का केस है जिसमें उन्होंने कहा, आदित्य मेडिसिल्स का केस भी है जिसमें उन्होंने कहा कि एसेट भले डेप्रिशिएबल थी और इनकम स्कीम के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल थी, लेकिन थी तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से ज़्यादा होल्ड करी थी, इसलिए उसके अगेंस्ट में 54 के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ भी कर सकते हैं। फॉर 115BAC इस साल से एक्सटेंड करके इंडिविजुअल एचएफ के अलावा फार्म, यूओपी, बीवाई सब पे लगा दिया गया है
और 87A में जो रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी उसकी लिमिट बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। 7 लाख तक की इनकम पर तो कोई टैक्स नहीं देना है, पूरी की पूरी रिपोर्ट हो जाएगी। तो 7 लाख तक की इनकम जो है वहाँ पर आपके जो है 25,000 तक की रिबेट तो आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर अगर इनकम जाती है तो करीब 7,27,700 तक आपको टैक्स उतना ही देना है जितना कि आपकी इनकम और 7 लाख और 7,27,700 का डिफरेंस 27,700 माइनस रिबेट 25,000, तो 2700 रुपये टैक्स ही देना है। उसके ऊपर 4% सेस लगेगा। तो इसका आइडिया ये है कि जो आपकी इनकम बढ़ी उसकी वजह से आपके ऊपर, क्योंकि पहले ये रूल था कि 7 लाख पे इनकम एक्सीड होते ही 7,01,000 होते ही पूरे पे टैक्स लग जाता था। तो सिर्फ 1,000 रुपये इनकम बढ़ी और उसका टैक्स लग करके उसकी इनकम 7 लाख वाले से कम हो गई। अब आपकी इनकम 7 लाख वाले से कम नहीं होगी, आपका रिबेट लग करके आपको उतना ही अमाउंट बचेगा। जितनी इनकम एक्सीड हो रही है 7 लाख से उतना ही टैक्स लगेगा, बैलेंस आपका जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो आपके हाथ में 7 लाख रुपया रहेगा, जो उसके हाथ में रहेगा जिसकी 7 लाख इनकम है। उस थ्योरी पे ये रिबेट को किया गया है। तो ये आपके सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट जो है आईटीआर से रिलेटेड हमने बात कर ली है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आईटीआर 7 की फाइल करने में क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं और उसमें कहाँ प्रॉब्लम आई। लास्ट ईयर हमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी जिसमें लोगों ने आईटीआर तो भर दिया था, लेकिन बाद में उनके असेसमेंट में बहुत सारे एडिशन हुए थे और वो आईटीआर भरने में गलती की वजह से हुए थे। तो वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसका आप वेट कीजिए, 1-2 दिन में हम बनाएंगे और वो वीडियो भी हम डालेंगे आईटीआर 7 कैसे भरना है और उसमें क्या गलतियां नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9828510543 पे, तो जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।